कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां बगैर आइल्स के एडमिशन मुमकिन है? नंबर 1 स्वीडन, ठीक है। नंबर 2 जर्मनी, ओके, ठीक है। इटली, ठीक है। हंगरी, जी ठीक। इसके अलावा पुर्तगाल के भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बगैर आइल्स के एडमिशन दे देते हैं। इंग्लैंड तो फिर आ रहा है यूरोपीय यूनियन में, दोबारा ऐड हो रहा है। देखिए अभी ऐड हुआ तो नहीं है, हाँ, बिल्कुल ठीक अभी है। हुआ नहीं है और ये अभी डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में। मेरा नहीं ख्याल कि वो, और इसमें डिपेंड करता है कितनी सच्चाई है कि वो आएगा या नहीं आएगा। जी राणा साहब, मैं आपसे सवाल इस हवाले से कर लेता हूँ कि कनाडा में एजुकेशन और फिर इमिग्रेशन का जो ट्रैक है वो जरा वाजे कर दें कि वो किस तरह मुमकिन है कि आप एडमिशन सिक्योर करें, उसके बाद वहाँ के एक्सपेंस कैसे उठाएंगे और फिर इमिग्रेशन कैसे। कि विजिट वीजे के नाम पे भी बहुत सारे लोग लूट रहे हैं आवाम को, और कनाडा के नाम पर तो एक अदारा है जिसकी इतनी बड़ी कैंपेन वो चला रहा है कि वो कह रहा है कि कोरे पासपोर्ट पे कनाडा का वीजा लें। और कनाडा मैंने इसलिए कहा है कि आपकी फर्म की एक्सपर्टी का मेजर हिस्सा जो है सर्विसेज का वो कनाडा ही है। क्या कनाडा इतना आसान है वीज़ा मिलना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी। आज के पॉडकास्ट में हमने एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है जिनसे हम ओवरसीज़ एजुकेशन और इमिग्रेशन के हवाले से मालूमात लेंगे। पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ सालों से नौजवानों में और कारोबारी शख्सियात में, बल्कि मिडिल क्लास जो है वो ओवरसीज़ जो है इमिग्रेशन के लिए कोशिश दिखाई देती है, और हमें सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत से प्रोग्राम इस हवाले से मौजूद हैं और हो रहे हैं। हमने सोचा कि किसी ऐसी फर्म के टीम लीड को मदऊ किया जाए जिसकी नेकनामी हो, क्रेडिबिलिटी हो, और हम ऐसे एक्सपर्ट को मदऊ करें कि जिनसे हम ऑथेंटिक और ट्रू मालूमात ले सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर की एक इंतहाई मारूफ फर्म हाइब्रो लॉ एसोसिएट्स का, जिनकी एक्सपर्टी और नेकनामी है ओवरसीज़ एजुकेशन के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, और इस फर्म के बानी और टीम लीड हैं जनाब राना इनामुल्लाह साहब आज हमारे साथ। राना साहब वेलकम जी। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं और लॉ की प्रैक्टिस करने की बजाय आपने इमिग्रेशन लॉ की तरफ आना आपका कैसे हुआ? जी खालिद साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। अच्छा, लॉ के बाद मैं फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए यूरोप चला गया। अच्छा, ठीक और है। वहाँ से मैंने एक मास्टर और किया जी। और जब मैं वापस आया तो मैंने वहाँ देखा उन कंट्रीज़ में कि ये जो कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, फ़ॉरेन इमिग्रेशन और फ़ॉरेन एजुकेशन, ये वहाँ ना तो कोई एजेंट करता और ना ही कोई कंसल्टेंट का कोई वजूद नहीं है। ठीक है। ये जो बिज़नेस है ये बाकायदा वहाँ की लॉ फर्म्स करती हैं। अच्छा, ठीक है। इसके लिए अलग से इमिग्रेशन लॉयर हैं जिन्होंने इमिग्रेशन लॉ में LLM किया होता है, मतलब मास्टर किया होता है, या उन्होंने कोई डिप्लोमास किए होते हैं ख़ास तौर पे इसमें इमिग्रेशन लॉ में। ठीक है, ठीक तो है। मैंने आके फिर मैंने कहा ये बिज़नेस हम यहाँ स्टार्ट करेंगे और ये जो एजेंट माफिया है पाकिस्तान के अंदर इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। तो मैंने ये बिज़नेस फिर एज ए लॉयर इमिग्रेशन फर्म के तौर अकेले आपने ये इनिशिएटिव लिया था कि किसी दोस्त जी के साथ? मैं और मेरे पार्टनर हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं शाहिद महमूद अफजल साहब। ठीक है। हम दोनों ही फाउंडर हैं 2002 में। अच्छा। आफ्टर कंप्लीट माय स्टडी मैंने ये इसको स्टार्ट लिया। और पहले आपने ओवरसीज एजुकेशन से स्टार्ट लिया कि इमिग्रेशन से? नहीं, हाइब्रो जो है मेनली हमेशा से ही इमिग्रेशन को ही डील करती है। ठीक है। सबसे पहले हमने इमिग्रेशन लॉ में ही काम किया। ठीक है। और आज भी हम जो इमिग्रेशन लॉ में ही पायनियर है। अच्छा, उसी में साथ में हमारा दूसरा सेगमेंट है हाइब्रो एजुकेशन कंसर्न, और तीसरी हमारी फर्म है हिम्स के नाम से। अच्छा। हाइब्रो इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न स्टडीज़, जिसमें हम लैंग्वेज कोर्सेज करवाते हैं जो फॉरेन एजुकेशन में हेल्प करते हैं, मतलब आइट्स, स्पोकन इंग्लिश, PTE, ये हम करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और रान साहब, यही तीन मौजूआत हैं, हमारा आज का पॉडकास्ट इन्हीं के गिर्द रहेगा। जी।
मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह यूरोप में, यूके, अमेरिका, जो ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, फीसेस इंक्रीज कर रही हैं, आज जब मैं और आप बैठे हैं, लॉ सख्त हो रहे हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त ओवरसीज एजुकेशन में कौन कौन से ममालिक में मौक़े दस्तयाब हैं? जी, ऑब्वियसली स्टडीज़ तो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ में ही पाकिस्तानी करने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें खाली साहब ये डिपेंड करता है कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। अब जो फॉरेन एजुकेशन के लिए क्लास जाती है वो डिफरेंट क्लासेस हैं। एक ऐसी क्लास है, मैं उस टॉप क्लास से शुरू करता हूँ, ठीक है, जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में या यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें उनकी कोशिश होती है कि हम उन्हीं में पढ़ें। तो उनके लिए ना तो वीज़े का इशू है और ना ही उनको कोई पैसे की कोई बंदिश है या उनके लिए कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी क्लास है मिडिल क्लास, जो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ से स्टडी करके और डिग्री लेके वापस आ जाए। अच्छा, उसमें वो ये भी चाहते हैं कि इनिशियली हम इसको पे तो कर देंगे, अगली जो फ़ी है वो ये खुद से अर्न करे और पार्ट टाइम जॉब करे और अपने एक्सपेंस खुद बियर और डिग्री कंप्लीट करे। जो हमारे 90+% यही है, हम यही चाहते हैं। अच्छा, एक क्लास ऐसी है जो कोशिश करती है कि जी हम किसी भी तरह उन कंट्रीज़ में पहुंच जाएं और जाके जो है हम बस जॉब करेंगे, स्टडी छोड़ देंगे। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, ये इंतहाई गलत एक्टिविटी है। ठीक है कि आप पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा लेके जाएं और आप ये देखें कि आपने एक सेमेस्टर की फ़ीस तो दे ही दी है। ठीक है, आप एक तो वो पेरेंट्स के आप पैसे ज़ाया करते हैं, पैसे तो सारी ज़िंदगी कमाने हैं आपने। ठीक है, अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए, जो कि इंडियन और चाइनीज़ और बंगाली और मलेशियंस वो ये नहीं करते। वो साथ साथ स्टडी करते हैं, साथ साथ जॉब करते हैं। ठीक है, उसमें ये है कि 2, 2.5, 3 साल के बाद डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो वो आराम से अपना फिर एक वाइट कॉलर जॉब उनको मिल जाती है। जब आप स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं वही, मेरा सवाल हमारे जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास के ही तनाज़ुर में था कि इस वक्त हमें जो न्यूज़ आ रही हैं वो यूनाइटेड किंगडम से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, और इवन कनाडा की भी जो एजुकेशन है वह उसके भी रूल्स सख्त हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि ओवरसीज़ इनसे हटके और कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ किसी भी फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, इवन सोशल साइंसेस में हमारे यहाँ का मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का नौजवान आसानी से एडमिशन ले सकता है? खालिद साहब, इस वक्त जो टॉप पे है वो तो यूके ही है। ठीक है, हर बंदे की ख्वाहिश यूके है। उसकी मेन वजह ये है कि वीज़ा रेशो 99%। अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक सेमेस्टर की फ़ीस दे के वो किसी भी तरह हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो मैनेज कर ही लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक सेमेस्टर की फ़ीस दे के वो लोग यूके का स्टूडेंट वीज़ा ले लेते हैं। ठीक है, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो तो यूके ही है, और यूके आपको वीज़ा दे भी रहा है। ये जो आपने बात की कि उनकी पॉलिसी में चेंजेस आई हैं, वो उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को चेंज की है। जी हाँ, जहाँ यूके आपको 5 से 6 साल के बाद ILR इंडेफिनिट स्टे दे देता था, अब वो 10 इयर्स पे ले गए। ठीक है, ठीक है, पहले भी 7-8 साल लग ही जाते थे। जो मेरा एक्सपीरियंस है 23 इयर्स का, तो मैंने देखा है कि 5-6 ईयर में तो बहुत मुश्किल है। 7-8 इयर्स यूके पहले भी ले जाता था। अच्छा, यूके के बाद फिर जो हमारी जो नेशंस हैं उसमें लोग जा रहे हैं यूरोप की तरफ। ठीक है, अब यूरोप में कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। उसमें जर्मनी है, स्वीडन है, हंगरी है, डेनमार्क है। फ्री एजुकेशन की तरफ भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो स्टडी बैकग्राउंड है, आपके CGPA, आपके मार्क्स वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छा, वो हाँ। अच्छा, इसके साथ फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं यूरोप में, जो कि यूके की निस्बत लो है उनकी फीस। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें जल्दी से यूरोप की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। वहाँ आके केसेस जो हैं हमारे स्टक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये इशू है। अच्छा, इसके बाद
जो हमारे लोगों की कोशिश है वो ये है, टर्की है, मलेशिया भी है, जहाँ वीज़ा रेशो 99%। अच्छा, अगर वन लाइन में मैं पूछूं, उसमें 2 या 3 मुल्कों के बेशक आप नाम दे दें कि जहाँ फीस भी कम है, वीज़ा रेशो भी अच्छी है और बच्चा जो है वो ओवरसीज डिग्री भी अर्न कर लेगा। नंबर 1 मलेशिया, ठीक है, इसके साथ टर्की, ठीक है, ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनमें दोनों मुस्लिम कंट्री हैं और इसमें हमारी वीज़ा रेशो भी 99% है। ठीक। अच्छा, किन ममालिक में आला तालीम और रोज़गार के लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं है? आइल्स तो देखें, अगर आपको यूरोप से को वर्क परमिट आ जाता है, जी हाँ, ठीक है, या आपको बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी है, वो कहता है जी जर्मन लैंग्वेज सीख के आए, ठीक है, इसी तरह स्वीडन और हंगरी वगैरह में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे आइल्स नहीं मांगती, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं मांगती। वो आपका जो स्टडी बैकग्राउंड है, जो आपकी बैचलर डिग्री है, उसकी बेस पे ही आपको एडमिशन दे देते हैं। तो कुछ रहनुमाई करेंगे, कुछ बता सकेंगे कि कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहां बगैर आइल्स के एडमिशन मुमकिन है? नंबर 1 स्वीडन, ठीक है, नंबर 2 जर्मनी, ओके, ठीक है, इटली, ठीक है, हंगरी, जी ठीक है, इसके अलावा पुर्तगाल के भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बग़ैर आइल्स के एडमिशन दे देते हैं, लेकिन ये मोस्टली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, प्राइवेट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे आइल्स ज़रूर मांगेंगी। ओके। अच्छा, आपकी जिस तरह एक्सपर्टी है और यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यही मंजिल है पाकिस्तानी नौजवान की, इनमें कम खर्च, तालीम और रिहाइश, मैं आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो नौजवान है उसकी हर तबके से है, लोअर मिडिल क्लास का भी नौजवान है तो स्पोर्ट कार्ड से उसे कुछ ना कुछ रहनुमाई मिल जाए। तो लोएस्ट फीस या फ्री, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और जो है जॉब के मौके, अगर इस हवाले से हम नैरो डाउन करें या सर्कल को छोटा करें तो वो फिर कौन कौन से यूरोपियन कंट्रीज हैं? यूरोप में तो ऑब्वियसली जो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप यही स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, यहाँ आप कर सकते हैं, आपको प्रॉपर जॉब भी मिल जाती है, ठीक है, और आपका एक्सपेंस भी काफ़ी लो होता है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी की फ़ी भी कम होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की कम होती है, फॉरेनर्स की। अब जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर बंदे की कोशिश है कि वो वहीं पे जाए जी, तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ कम हो जाती है। लेकिन मैंने ये देखा है पिछले 3-4 सालों में यूके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गया है, जी हाँ, लेकिन जॉब्स कर रहे हैं लोग। अच्छा, उसकी मेन वजह क्या है कि जब यूके ने अपने आप को यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्सिट किया, ठीक है, तो जो यूरोप के लोग हैं वो वापस चले गए, वो जो स्टूडेंट जॉब्स हैं वो क्रिएट हो गए थी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका मिल गया। तो वो तो फिर इंग्लैंड तो फिर आ रहा है यूरोपीय यूनियन में, दोबारा ऐड हो रहा है। देखिए, अभी ऐड हुआ तो नहीं है, हाँ, अभी हुआ नहीं है, और ये अभी डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में। मेरा नहीं ख्याल कि वो, और इसमें डिपेंड करता है कि वो कितनी सच्चाई है कि वो आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। राना साहब, आपके जैसे कि 3 अदारे हैं जिनमें एक अदारा जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सिखाता है स्टूडेंट्स को, और कंपलसरी जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो करवाते हैं, वो आपको उस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी नौजवानों का ख्याल है कि पीटीई जो है आइल्स के मुकाबले में आसान है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान जो है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक अरसे से आप
ओवरसीज एजुकेशन में भी डील कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो अंग्रेजी ज़ुबान पर अबूर है, जो स्कूलिंग है, जो कॉलेज लेवल पे जिस कदर भी सलाहियत बढ़ाई जाती है, उसको देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे पाकिस्तानी नौजवान ओवरसीज एजुकेशन के लिए एडमिशन सिक्योर करने के लिए? PTE करें या आइल्ट्स करें? अच्छा खालिद साहब, ये ऐसा नहीं है कि PTE आसान है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्योंकि मैं एक लैंग्वेज का इदारा हम लोग चला रहे जी हैं, हाँ। तो मैं भी शुरू में लोगों को ये रिकमेंड करता था कि अगर आपसे आइल्ट्स नहीं हो रहा तो आप PTE करें। ठीक है। अच्छा, इसमें शुरू में बहुत सारे नौजवान जो हैं उन्होंने ये किया, जिनका आइल्ट्स का स्कोर कम था ठीक वो है। PTE किया, वो PTE उनका रिक्वायर्ड बैंड आ गया। ठीक है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हर बंदा आइल्ट्स छोड़ के PTE की तरफ आ रहा है, तो उसमें भी रिक्वायर्ड बैंड नहीं आ रहा। मैं ये सब की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि ये आइल्ट्स की निस्बत इजी है। ठीक है। हाँ, ये आइल्ट्स की निस्बत इजी है। जिन लोगों से आइल्ट्स नहीं होता वो PTE कर लें। अब PTE भी दो तरह के हैं, एक PTE एकेडमिक है और एक PTE कोर है। ठीक है। कनाडा इमिग्रेशन जो है वो PTE कोर को एक्सेप्ट करती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन जो है वो PTE एकेडमिक को एक्सेप्ट करती है। ठीक है जी। अच्छा, लगे हाथ अभी हम इस मौजू पे बात कर ही रहे थे, तो ये बता दीजिए कि ये जो लैंग्वेज कोर्स होते हैं, एक आपने फरमाया एकेडमिक्स होता है जो कि एडमिशन्स के लिए होता हाँ है, जी। वो मेरे ख्याल कदर शायद मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल। और एक ये जो इमिग्रेशंस के लिए है, वो भले वो बिजनेस इमिग्रेशन है या स्पाउस के तौर पे आपने जाना है, तो वो जनरल होता है। जी, आइट्स जो है, आइट्स भी दो तरह के होते हैं, एक जनरल आइट्स है और एक एकेडमिक आइट्स है। जी, ठीक है। एकेडमिक आइट्स होता है फॉर स्टडी, लेकिन जो एकेडमिक आइट्स है वो ऑस्ट्रेलिया में भी यूज होता है फॉर इमिग्रेशन। ठीक है। बाकी कंट्रीज में इमिग्रेशन के लिए जनरल आइट्स ही यूज होता है, लेकिन है। स्टडी में हर जगह आपको एकेडमिक आइट्स ही यूज होगा, और इसी तरह PTE कोर और PTE एकेडमिक है। अच्छा, अगर किसी नौजवान ने या किसी शख्स ने आइल्ट्स या PTE एकेडमिक्स किया हो और अभी उसके वो वैलिड है उसका सर्टिफिकेट, और उसकी इमिग्रेशन बिजनेस या किसी भी और प्रोग्राम में आ रही है, तो क्या वो वैलिड होता है उसमें? बिल्कुल वैलिड होता है। यानी अगर आपने, मेरा क्वेश्चन यही है कि एकेडमिक्स में अगर आपने पास किया हुआ है लेकिन अभी वैलिड है और कुछ अरसे बाद आपको मौका मिलता है इमिग्रेशन के किसी भी प्रोग्राम में, तो सेम सर्टिफिकेट नहीं, मैंने आपको बताया ना कि आपने स्टडी के लिए अगर एकेडमिक आइट्स किया, उसकी 2 साल वैलिडिटी है। जी, ठीक है। अब आप अगर ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन में एकेडमिक आइट्स वैलिड है, कनाडा में वैलिड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। कनाडा में आपको PTE कोर करना पड़ेगा या आइट्स जनरल करना पड़ेगा। अच्छा, फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आप दोनों शोबों में सर्विसेज आपका अदारा दे रहा है, अगर किसी नौजवान ने पहले उसकी कोशिश है कि वो एकेडमिक जो ट्रैक है इस पे चला जाए और उस मतलब वहाँ तालीम ले और उसके बाद इमिग्रेशन का लीगल ट्रैक ले, उसके लिए उसने आइल्ट्स एकेडमिक किया हुआ है लेकिन और वैलिड है उसके पास सर्टिफिकेट, लेकिन कुछ अर्से बाद उसे दूसरा प्रोग्राम मिल जाता है बिजनेस का या कोई किसी और प्लान में, तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको दूसरा कर लेना चाहिए, जनरल इम्तिहान भी कर लेना चाहिए? मैं तो पहले दिन ही ये चाहूँगा कि वो किसी अच्छे एडवाइज़र से एडवाइस ले। जब उसने स्टडी कंप्लीट की वो किसी भी अच्छे इदारे पे जाए, ठीक है, और वो देखे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट है या एक फिजियोथेरेपिस्ट है, उसने अपना बैचलर कंप्लीट किया, अपनी डिग्री कंप्लीट की, उसके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। अब लोग वो देख रहे हैं जी मैं स्टूडेंट पे चला जाऊं, अब स्टूडेंट पे हज़ारों डॉलर खर्च है। ठीक है। अब जैसे वो हमारे पास आएगा तो मैं उसको कनाडा इमिग्रेशन रिकमेंड करूँगा, ठीक है, जिसका एक्सपेंस बहुत ही कम है। अच्छा, इस पे अभी हमने आना है, आगे सवाल रखना है। फिलहाल हम एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि कौन सा मुल्क है जहां आपने एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद आपको आसानी से और कम वक्त में नेशनैलिटी मिल जाती है?
टॉप ऑफ द लाइन कनाडा है। अच्छा। हाँ, कनाडा से आप बैचलर कंप्लीट करें, मास्टर कंप्लीट करें, और ऑब्वियसली आपको वहाँ भी 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब ठीक है। अलाउ होती है। ठीक है। उसके बाद आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है कनाडा में। अगर आपने पार्ट टाइम भी वहाँ जॉब की, ठीक है। फर्ज करें आपने 2 साल जॉब की, तो आपका साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो इसमें कनाडा अपनी इमिग्रेशन जब ओपन करता है, जो कि आजकल ओपन है, उसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आप अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ रहते हुए हाँ, भी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, वहाँ की ग्रेजुएशन की एक अलग क्लास है। चलिए इसको इस पर ही एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी जी राणा साहब, मैं आपसे सवाल इस हवाले से कर लेता हूँ कि कनाडा में एजुकेशन और फिर इमिग्रेशन का जो ट्रैक है वो ज़रा वाजे कर दें कि वो किस तरह मुमकिन है कि आप एडमिशन सिक्योर करें, उसके बाद वहाँ के एक्सपेंस कैसे उठाएंगे और फिर इमिग्रेशन कैसे ले। जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी। एक स्टूडेंट जो है वो हमारे पास जब आता है, फर्ज करें उसने इंटर किया हुआ है, ठीक है। तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा बजट क्या है। ठीक है। वो फिर समझ आ जाती है कि इसको किस लेवल की यूनिवर्सिटी चाहिए। ठीक है। लोअर जो बहुत लो लेवल की यूनिवर्सिटी है या नॉर्मल एक यूनिवर्सिटी है, वो आपको 15 से 16 हज़ार कैनेडियन डॉलर साल की फीस पे एडमिशन दे देती है। ठीक है। अब उसमें क्योंकि अभी नॉन STS हो गया है, पहले STS प्रोग्राम था जिसमें सबको पता है कि साल की फीस देना पड़ती थी, $20,000 ब्लॉक अकाउंट करना पड़ता था, वो सब खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। हाँ, ब्लॉक अकाउंट नहीं अब है। ब्लॉक अकाउंट नहीं है। ठीक है। अब नॉन STS प्रोग्राम है जिसमें आपको 6 माह की फीस देनी है। ठीक है। 6 माह की फीस आपने यहाँ से यूनिवर्सिटी को पे करनी है। ठीक है। आपके पेरेंट्स का मतलब फादर या मदर का बैंक अकाउंट वो चल जाता है। ठीक है। वो आप 6 माह की स्टेटमेंट दे के उसमें कम से कम को 70-80 लाख 90 लाख करोड़ ठीक है। पैसे पड़े हो। ठीक है। और सोर्स ऑफ इनकम, वो जो पैसे हैं वो आपके पेरेंट्स के पास कहाँ से आए, लीगल होना हाँ, चाहिए। लीगल उसके- हो, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और वो ये भी देखेंगे कि Money आपके trail और जो- कितने बहन भाई हैं। ठीक है। ठीक है, आया आपको फी देने के बाद इनके पास क्या बचता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारा हमें दिखाना है। स्टेप 1 ये है। हाँ, ये हो गया, उसका वीजा लग गया, वो कनाडा चला गया। ठीक है। वो पार्ट टाइम अपनी जॉब कर रहा है और अपने अगले सेमेस्टर की फीस कवर कर रहा है। आसानी से आसानी से सकते हैं। आसानी ठीक से है। कर सकता है। ठीक है। बच्चे हमारे मेहनती हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट इस तरह का है, वहाँ बच्चे मेहनत करते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, फर्ज करें कि आप यहाँ से बैचलर के लिए गए, तो 4 साल का बैचलर प्रोग्राम है। ठीक है। आपने वो 4 साल में आराम से अपनी डिग्री कंप्लीट की, पार्ट टाइम जॉब की, और देन आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल गया। ठीक है। अब जो आपने पार्ट टाइम जॉब की, जी। उसमें आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मिल गया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। आगे जो आपका नेशनैलिटी का प्रोग्राम है, मतलब जो कनाडा की इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जी, जी। फिर आपने उसको वॉच करना है कि आया आपने किस प्रोग्राम में अपने आप को एंटर करना है। ठीक है। फेडरल स्किल्ड वर्कर में करना है, ठीक है। PNP में करना है। ठीक है। फेडरल स्किल्ड वर्कर क्या है, पूरे कनाडा की इमिग्रेशन। ठीक है। और PNP क्या है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है। ये आपका सूबाई लेवल की इमिग्रेशन होती है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेडरल में क्वालिफाई नहीं करते, जी, तो वो बिल्कुल। प्रोविंशियल में कर लें। ठीक है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज प्रोग्राम है। ठीक है। आपने अगर फ्रेंच लैंग्वेज की है तो उसकी एक अलग इमिग्रेशन है। बिल्कुल ठीक इसके है। बाद कैनेडियन ग्रेजुएट जो होते हैं उनके लिए एक अलग से स्ट्रीम है। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल तो ठीक है। ये 3-4 प्रोग्राम है जिनमें जो हमारा स्टूडेंट है जब डिग्री कंप्लीट कर लेता जी, बिल्कुल है तो ठीक वो आराम से अपनी इमिग्रेशन ले सकता है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है। जैसे ही वो PR पे जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी पे, तो उस पे वो फिर शर्त सारी खत्म हो जाती है कि अब उसने कहीं एडमिशन लेना है, अब वो फुल टाइम जॉब कर सकता है। ठीक है। जब उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई तो वो अपने पेरेंट्स को भी बुला सकता है, अपने अंडर 19 बहन भाइयों को भी बुला सकते हैं। ठीक है। और कल को उसकी शादी होती है किसी भी मतलब फीमेल से, ठीक है। तो वो उसको उस फीमेल को एज ए डिपेंडेंट, स्पाउस डिपेंडेंट कैटेगरी में उसको भी इंटर कर सकता है, और वो भी PR ले लेगी, परमानेंट रेजिडेंसी। वो एक ट्रैक है। अच्छा, अब आते हैं हम आपके जो मेन आपकी फर्म का काम है उस पर। ये बताएं कि हम मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सिटीजन प्रोग्राम, नेशनैलिटी प्रोग्राम, इनमें फ़र्क क्या है?
अच्छा, इसमें जो डायरेक्टली सिटीजन दे रहे हैं वो है कुछ कैरिबियन कंट्रीज हैं, जिसमें डोमिनिका, सेंट लुइस, सेंट किट्स, ये बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो आपको पाकिस्तान में बैठ के ही वहाँ का पासपोर्ट दे देते हैं। ठीक अच्छा, है। इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्टली या तो आप उन कंट्रीज को डोनेशन करते हैं, ठीक है, या आप वहाँ जो उनके कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम है, कोई होटल बन रहा है, कोई रिजॉर्ट बन रहा है, कोई भी इस तरह की प्लानिंग हो रही है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान में रहते हुए अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कैरिबियन कुछ कंट्रीज है जिनका पासपोर्ट आप ले सकते हैं, तो ये एक तो ये बता दीजिए कि इनकी एक्सपेंस कितना है, एक एग्रीगेट रफ आइडिया दे दें कि अगर 5 अफराद पर मुश्तमिल एक घराना है, एक फैमिली है, तो वो कितने में जो है ये नेशनैलिटी सिक्योर कर सकते हैं? देखिए, अगर आप पाकिस्तान में बैठ के कैरिबियन पासपोर्ट लेना चाहते हैं और आपके कोई 3 से 4 या 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो ये आराम से आपका 2 से 2.5 लाख के US डॉलर एक्सपेंस आ जाए। 2 से 2.5 लाख US, ऑलमोस्ट कोई 8 करोड़ रुपया पाकिस्तानी उसकी सरमायाकारी है। ये उन लोगों के लिए जो हमारी सुपर रिच क्लास है, ठीक है, जो ये चाहते हैं कि उन्हें किसी भी मुल्क का वीज़ा, मतलब हैसल फ्री विजिट वीज़ा आराम से मिल जाए। ठीक है, ये पासपोर्ट लेने से बेनिफिट ही यही है कि पूरा यूरोप फ्री है, अच्छा ठीक है, अफ्रीका सारा फ्री है, ठीक है, और आपको यूके का भी वीज़ा नहीं लेना पड़ता, ठीक है, ठीक है, इस पासपोर्ट पे, क्योंकि ठीक आप ये इस पासपोर्ट को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ठीक तो है, ये उन लोगों के लिए, ठीक है, ये यानी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और मिडिल क्लास और जो पाकिस्तान का मुतवसत तबका, उसके लिए भी कोई प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, मिडिल क्लास के लिए जो हमारे स्किल्ड इमिग्रेशन है, जिसमें कनाडा सरे फहरिस्त है, ठीक है, उसमें टॉप ऑफ द लाइन, क्योंकि पाकिस्तान में हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। ठीक है, अच्छा, जब वो डॉक्टर नहीं बनता तो वो फार्मासिस्ट बनता है, फार्मासिस्ट नहीं बनता, वो मतलब नंबर नहीं उतने जाते, जी बिल्कुल, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट बनता है। मेडिकल की बाकी मतलब कनाडा ने अलाइड हेल्थ साइंसेज में जी हाँ, allied health बेशुमार अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं कि आप 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ कनाडा में शरीयत अख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपका सवाल था कि मिडिल क्लास के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, मिडिल क्लास के लिए कनाडा में स्किल्ड इमिग्रेशन ओपन है और बड़े अरसे से ओपन है, मतलब लास्ट 23 ईयर से तो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें 2023 में आफ्टर कोविड कनाडा ने अलाइड हेल्थ साइंसेज में इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, जिसमें आपके डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स, साइकोलॉजिस्ट, वेटनरी डॉक्टर, ठीक है, ये सब फार्मासिस्ट, इन सब के लिए कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन ओपन कर दी। अच्छा, इसका तरीकेकार क्या? वेरी इजी। आप जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, उसके साथ आपने फोकस करना है आइट्स पे। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में 7 और लिसनिंग में 8 आइट्स करें, ठीक है, और आप कनाडा की इमिग्रेशन ले लें। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें एक्सपेंस नहीं है, बहुत नॉर्मल पैसों में आप कनाडा की इमिग्रेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये जो इमिग्रेशन है, अभी आपने फरमाया, जिक्र आपने जो बता रहे थे जो शोबे, तो इसमें तो पाकिस्तान में जो ग्रेजुएशन है, ऑनर्स प्रोग्राम्स है, मुझे तो लग रहा है कि वही उनके पैरामीटर्स पे पूरा उतरेगा। ऑनर्स हर प्रोफेशन नहीं, हर स्टडी नहीं, ठीक है, जैसे मैंने जिक्र किया कि लाइट हेल्थ साइंसेज, उसके बाद IT प्रोफेशनल्स, ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने इंटरमीडिएट लेवल पे भी कोई डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे 3 इयर्स हमारे यहाँ एसोसिएट इंजीनियरिंग के डिप्लोमाज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में, तो क्या ये भी बिल्कुल बिल्कुल, इनको कहते हैं ट्रेड कैटेगरी। अच्छा, ट्रेड कैटेगरी के लिए भी कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन ओपन की हुई है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एक्सरे वेल्डर, ठीक है, ये सब लोग, ये जितनी भी कैटेगरीज के लोग हैं, इनको ट्रेड कैटेगरी कहते हैं। अच्छा रान साहब, अगर कोई फैमिली या कोई नौजवान अपना वक्त बचाने के लिए और स्किल वीज़ा प्रोग्राम जो है उस पर फोकस करने के लिए आपके दायरे में आता है, तो आपके सर्विस चार्जेस क्या है? देखें, सबसे पहले तो जब कोई भी हमारे ऑफिस आता है तो हम उससे मिलने के
या उसको गाइड करने के, जब तक वो खुद ना चाहे कोई फीस चार्ज नहीं करते। ठीक है, जब मतलब यानी कोई भी आपके पास आ सकता है और अपनी आपसे मालूमात बिला मुआवजा ले सकता जी है। बिल्कुल। ठीक है, मतलब आप अगर इंटरनेशनली देखें तो हर लॉ फर्म चार्ज करती है। ठीक है, मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, जब तक वो खुद ना चाहे और हमारी तरफ से ये भी फोर्स नहीं होता कि जी आप हमारे पास ही आए। ठीक है, हम बार बार किसी को कॉल नहीं करते कि जी आप हमारे पास आए। बिल्कुल ठीक अच्छा, उसके बाद जब वो एग्री करता है और हमारे इदारे में आता है और हम फिर उससे एक नॉर्मल फीस जो फॉरेन एजुकेशन पे जाने से बहुत ही लो है, अच्छा, उसके कुछ ठीक है, 8 टाइम लो फीस है। अच्छा, और तकरीबन हम उसको एक साल 8 महीने 9 महीने सर्विसेज देते हैं और हमारी जितनी भी फीस है वो एक स्टेप वाइज है। एक अच्छा। स्टेप कंप्लीट होगा ठीक तो है। आप अगली फीस देंगे। ठीक है, अगर वो स्टेप कंप्लीट नहीं होता तो जो आपने ऑलरेडी पे किया है वो भी आप रिफंड ले जाएंगे। ठीक है। और ये जो स्किल वर्कर इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं, अच्छा इसमें बकायदा उस प्रोग्राम में ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ता होगा और उसके बाद क्या ये इसके स्टेप्स हैं जी कि भी फर्स्ट आपकी अप्रूवल जी, आएगी, बिल्कुल, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी जी। आएगी? स्किल्ड इमिग्रेशन में सबसे पहले आपको अपनी डिग्रीज को वैल्यूएशन करवाना पड़ता है। ठीक है, आप उतनी देर में आप आइट्स करेंगे, ठीक है, फिर हम इसका पूरा केस तैयार करेंगे। ठीक है, वो फर्ज करें कनाडा है तो कनाडा के पूल सिस्टम में डालते हैं। ठीक उस है। पूल से जब आपकी सिलेक्शन होगी ठीक तो है। फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा फिर फर्दर भी उसकी जी बिल्कुल। और ऑनलाइन इसी तरह आप स्टेप वाइज ही आप हमें भी पे करेंगे और कनाडा गवर्नमेंट की भी फीसेस पे करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। है। अच्छा ये फरमाइए, हम वापस आते हैं इमिग्रेशन में। मिडिल क्लास के लिए किस मुल्क में इमिग्रेशन आसान है? वो 8 करोड़ वाला नहीं है और ये जो है इसमें यूथ है ऑब्वियसली, ये जो स्किल का है, लेकिन ओवरऑल जो मिड करियर लोग हैं अराउंड 40 के अराउंड जिनकी एज है और को 5-7 साल 10 साल में हो गए अमली जिंदगी में, उनके लिए भी कोई मुल्क है इमिग्रेशन प्लान? देखिए कनाडा में ही आपको अगर आप 40 के भी हैं तो कुछ आप सूबाई लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे स्किल्ड लोग हैं हमारे, ठीक है। वो सूबाई लेवल पे कर सकते हैं। अच्छा, है। जिनके पास हायर एजुकेशन नहीं है, स्किल्ड भी नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो फिर मिडिल ईस्ट ही है। ठीक ठीक है। या वो कोई यूरोप से कोई अपना वर्क परमिट वगैरह निकलवा ले। ठीक है, ठीक है। वो वो एक मुख्तलिफ रूट है। कंपनीज इस पे काम कर रही होती हैं। अच्छा। बस आपको ये देखना है कि ये कंपनी की रिप्यूट कैसी है। ठीक है, हाइब्रो तो वर्क परमिट पे काम नहीं करती। ठीक है। हम लोग इसको रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अच्छे इदारे भी हैं जो वर्क परमिट का काम कर रहे हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में भी और यूरोप में भी। ठीक है। आप उस पे उनकी रहनुमाई ले सकते हैं। उनके ले सकते जी। हैं। अच्छा ये फरमाइए कि इस वक्त जो आपने बता रहे थे उससे पहले कैरिबियन जो कंट्रीज के, क्या इससे कम भी कोई ट्रैक है कि क्या आप बिजनेस इमिग्रेशन ले लें किसी मुल्क में थोड़े पैसों में, वहाँ जाके कहें जी मैंने को बिजनेस करना है, जैसे बिजनेस प्लान भी सुनने में आता है? जी, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास पुर्तगाल है। पुर्तगाल की आप बिजनेस इमिग्रेशन ले सकते हैं बड़े नॉर्मल पैसों में। ठीक है, इसमें जो उनका बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्लास है, ठीक है, उसको कहते हैं D2 D2 वीज़ा जो है, ठीक है। वो डायरेक्टली PR तो नहीं है, लेकिन आप TR टेम्परेरी रेजिडेंस ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप खुद हैं, ठीक है। एक 4 लोगों की फैमिली है, तो आपका इसमें जो एक्सपेंस आता है वो 25 से 30 लाख रुपए है। ठीक है, टोटल खर्चा। ठीक है। और 7 से 8 माह लगते हैं। आप एक मिडिल क्लास बंदा आराम से वहाँ की TR ले सकता है, टेम्परेरी रेजिडेंस। ठीक है। अच्छा, जो कि कन्वर्ट हो जाती है PR में। ठीक है। 5 साल के बाद आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे वहाँ फ्री एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आप भी मजीद वहाँ स्टडी करना चाहें तो आप पे भी वहाँ का जो इंटरनेशनल लॉ है वो लागू नहीं होता। ठीक है। आप लोकल फीसेस में वहाँ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फरमाइएगा कि कनाडा में जो
स्किल्स के अलावा इमिग्रेशन के कौन कौन से प्लान हैं जिनमें पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? स्किल्स के अलावा कनाडा में बिजनेस इमिग्रेशन है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप है। ठीक है। अब पाकिस्तान से जो ज़्यादातर जो कनाडा में लोग जाते हैं वो स्किल्ड पे ही जाते हैं। ठीक है। बिजनेस इमिग्रेशन के केसेस में हमारे लोग ज़रा शॉर्टकट पसंद करते हैं ना। स्किल्ड इमिग्रेशन में जल्दी से केसेस हो जाते हैं। अच्छा। और बिजनेस इमिग्रेशन में आपको 2, 2.5, 3 साल लग जाते हैं। उसमें जो आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं कनाडा के, वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर, हर सूबे का बिजनेस एंटरप्रेन्योर डिफरेंट है। कहीं पे $1,20,000 है, कहीं पे $75,000 है, कहीं पे $4,00,000 है। और इसी तरह स्टार्टअप है। स्टार्टअप में आप 3 से 4 लोग मिलके एक वेंचर कैपिटल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक तो है। ये इस तरह भी चल रहा होता है। अच्छा, यूके के भी प्रोग्राम्स आते रहते हैं, तो क्या यूके बिजनेस इमिग्रेशन के कोई प्लान अभी चल रहे हैं? जी, यूके बिजनेस इमिग्रेशन कर रहा है। इसमें जो वहाँ एक उन्होंने रखा हुआ है सेल्फ स्पॉन्सर। सेल्फ स्पॉन्सर क्या होता है कि आप यूके की किसी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। उसमें उसके शेयर ले लें या उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, 60%, 70%, 50%, अब वही कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी। ठीक है। ठीक है। तो आप उस स्पॉन्सर पे यूके जाते हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है खालिद साहब के बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई किया। अच्छा। पाकिस्तान में वो आपको इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। अच्छा। इंटरव्यू में आपसे इतने हार्ड क्वेश्चन किए जाते हैं ठीक है। कि बहुत कम लोग हैं जो इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की तरफ। जी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी बहुत जाते हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ इमिग्रेशन लेना चाहें, तो इस रूट पे भी ज़रा हमारी रहनुमाई करें। जी, ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह जैसे मैंने कनाडा में बताया था। ठीक है। कि 4 इयर्स बैचलर या वहाँ से मास्टर करने के बाद ठीक है। आप एक तो ड्यूरिंग स्टडी आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिल गया। ठीक है। देन आप वहाँ के भी पॉइंट सिस्टम है, आप उनके पॉइंट्स पूरे करें। ठीक है। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई करने के लिए वो 65 पॉइंट्स है। ओके। ठीक है। अब जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है और जिसके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस भी है, उसके पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं। उसको कहते हैं ऑन शोर। जो ऑन शोर इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं उसके पास 90+% चांसेस है कि वो वहाँ की शरीयत ले लेते हैं। उसको वहाँ की PR मिल जाती है और 3 से 4 साल के बाद वो पासपोर्ट ले लेते हैं। जैसे ही उसको शरीयत मिली, वो अपनी वाइफ को, मतलब कल को उसकी शादी होती है, और अपने बहन भाइयों को भी स्पॉन्सर कर सकता है। पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के भी कोई प्लान चल रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए मौके हैं उसमें? बेसिकली उसमें कोई पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए एक ही लॉ होता है। ठीक है। आपको उसी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप उनके पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन में, तो आप डायरेक्टली पाकिस्तान में बैठ के भी वहाँ की शरीयत ले सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं वो IT में जा रहे हैं। IT में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंजीनियर्स पाकिस्तान से जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर के लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। ठीक है। अकाउंट्स में और जो हमारे ये मैनेजमेंट के लोग हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हद तक मतलब इमिग्रेशन ले चुके हैं। अच्छा राणा साहब, सोशल मीडिया पे हमें बहुत ही आसान और खुशकुन जो है ना एडवर्टीजमेंट और बयानात मिलते हैं कि जी फलां मुल्क की नेशनलिटी आसानी से मिल जाएगी, फलां मुल्क की नेशनलिटी बहुत थोड़े से पैसे में मिल जाएगी। तो ये जो फ्रॉड हो रहे हैं वो किस किस नेशनलिटी के नाम पे हो रहे हैं, ये ज़रा बताइए हमें। जी, आप जब भी किसी ऑफिस में जाते हैं, आप ये देखें कि उस ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है। ठीक है। वो आपको कहेगा जी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स खुद तैयार करूँगा। ठीक है। ठीक है। वो फ्रॉड है। ठीक हो गया। ठीक है। भाई आपके डॉक्यूमेंट्स वो कैसे तैयार करेगा? आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स, आपने जो IELTS या इंग्लिश का कोर्स करना है, कोई भी जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के बगैर, टेस्ट के बगैर आपको लेगा ही नहीं।
अच्छा, ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक हाइप दी जाती है, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि जो जितना आसान बताएगा वो उतना ही बड़ा फ्रॉडी है। बिल्कुल ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 23 ईयर्स से हैं, हमारा सोशल पेज उठा के देखें, कहीं आपको ये नहीं लगेगा कि ये लोग हमें कोई घेर रहे हैं या कोई ट्रैप कर रहे हैं या सबज बाग दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी जो आपका कहना है कि जो कंसल्टेंट दावा कर दे हाँ, कि आपको यकीन गारंटियां दे दे, मैं पैसे वापस कर दूंगा, मैं गारंटियां दे रहा हूँ, आप इतने दिन में चले जाएंगे, आप 2 माह में चले जाएंगे, 3 माह में चले जाएंगे। अच्छा, आप जब भी किसी ऑफिस में जाए, मैं बेशुमार टीवी चैनल्स पे ये बता चुका हूँ कि उस इदारे की रिप्यूट ज़रूर देखें। आप वक्ती तौर पे ना देखें कि उसने कितना बड़ा सेट बना लिया है, उसके पास इतना स्टाफ बैठा है। ये देखें कि ये इदारा है कब से, कितने सालों से है, इसकी मार्केट रिप्यूट क्या है, इसको इधर उधर से चेक कर लें, कोई इनके थ्रू गया भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा ट्रैप करते हैं, कोई नई स्कीम लेके आ जाते हैं जिसका वजूद ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आए दिन ऐसा होता है। हमारे पास भी क्लाइंट आते हैं, जी वो फला जो है वो पॉलिसी आ गई है। हम कहते हैं जी कहाँ आ गई है, कहीं हमेशा इजी जो है ना, अब सबके हाथ में ऐसे गैजेट्स हैं जो आप फौरन ट्रैप देख लेते हैं कि क्या ऐसा लॉ है, क्या ऐसी कोई इमिग्रेशन पॉलिसी है। ठीक है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस भी कंट्री की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं उस कंट्री की वेबसाइट को जरूर सर्च करें। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल कि विजिट वीजे के नाम पे भी बहुत सारे लोग लूट रहे हैं आवाम को, और कनाडा के नाम पर तो एक अदारा है जिसकी इतनी बड़ी कैंपेन वो चला रहा है कि वो कह रहा है कि कोरे पासपोर्ट पे कनाडा का वीजा लें। और कनाडा मैंने इसलिए कहा है कि आपकी फर्म की एक्सपर्टी का मेजर हिस्सा जो है सर्विसेज का वो कनाडा ही है। अच्छा, तो क्या कनाडा इतना आसान है वीज़ा मिलना? जी खालिद साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट हैं, हर बंदा ये चाहता है कि वो किसी तरह भी बगैर राइट्स किए, बगैर कुछ किए, विजिटर वीज़ा में ये चीज़ें चाहिए नहीं होती। ठीक है, और ये जो जिस तरह के लोगों की आप बात कर रहे हैं वो इतना खूबसूरती से इसको तय करते हैं। जैसे आजकल यहाँ लाहौर में भी कुछ इदारे हैं जो मेरे सुनने में आया, जी हम आपको ग्रुप वीज़े में भेज देते हैं, ग्रुप वीज़े की शक्ल में आपको लेके जाते हैं। अब ग्रुप वीज़ा क्या होता है कि जी कोई इदारा है जो उसके स्टाफ मेंबर्स जा रहे हैं तो हम उसमें ले जाते हैं। देखें, स्टाफ मेंबर ग्रुप हो या सिंगल एंट्री हो, कनाडा इस तरह से वीज़ाज नहीं देता। ठीक है, ये बात मेरी याद रखें। कनाडा आपको वीज़ा देगा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखेगा, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेगा, और नंबर 1 वो ये चेक करेगा कि ये बंदा मेरे कंट्री में विजिट करके वापस आएगा या नहीं आएगा, इसके कितना सरकम चांसेस हैं कि वापस आने के। जब तक केस वर्कर को ये चीज़ शो नहीं होगी कि ये वापस नहीं आएगा, वो कभी भी वीज़ा आपको नहीं देगा। और ये जो बातें करते हैं उसका खाली सा बात ये होती है कि इस तरह 1000 बंदा अगर अप्लाई करे वो 3-4 का लग ही जाएगा। वो जो 3-4 का लगेगा वो उसी को हाईलाइट कर देगा, हज़ारों लोगों के रिजेक्ट भी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कनेडियन वीज़े के हवाले से ये एक सवाल और भी कर लें कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मशीन डिसीजन है विजिट वीज़े का, कनेडियन का वीज़े का, कि उसमें रिफ्यूज़ल ज़्यादा आती हैं और जो ह्यूमन रिव्यू है उसमें नहीं आती। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी बंदे की जेन्युइन टूरिस्ट है, उसकी हिस्ट्री भी मौजूद है यूरोप, अमेरिका के बाकी मुल्कों में, और अब वो कनाडा का वीज़ा, विजिट वीज़ा लेना चाहता है, तो वो क्या करे? देख, वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री तो उसकी है, बिल्कुल, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, उसके अकाउंट में इतने पैसे हों कि उसको ये लगे कि इस वर्कर को कि ये जाके वापस आएगा। ठीक है, ठीक है। और पहली दफ़ा वो फैमिली के साथ अप्लाई ना करे, सिंगल अप्लाई करे। ठीक है, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए जिसको केस वर्कर को ये यकीन हो कि ये बंदा वापस आएगा। ठीक है, मतलब जो उसकी अर्निंग है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आया उसकी टैक्स रिटर्न ये बता रही है कि इसके पास इतने पैसे हैं,
इसका एनुअल इनकम इसकी टैक्स रिटर्न के साथ और बैंक स्टेटमेंट मैच कर रही है। ठीक है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं। अगर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हम केस ही नहीं लेते। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया राना साहब। इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर हमने आपको मदऊ किया था और हमारा यकीन था कि आप जो है हमारे नाजरीन को ऑथेंटिक और ट्रू इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। बहुत जल्द जी नई मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।